हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप और आप सभी का स्वागत है हमारी JAIIB फाउंडेशन सीरीज़ में। और आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 6 इन द एफएम कंपोनेंट। और इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स which are in practice and which are related to the topic of depreciation। आपको सीधे सीधे theoretical questions इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, जहां पर जो आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ओल्डर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें डेप्रिसिएशन को लेकर के क्या प्रोविजंस दिए गए हैं वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16। ये न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो सेट इशू हुए हैं उसमें 16th नंबर का इंड एस है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर क्या बात कहा गया है कि डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी एसेट का जो भी प्राइस होता है, जो भी उसकी कॉस्ट होती है, उसको हम उसकी पूरी यूजफुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। यानी कि अगर मैंने कोई कार खरीदी है फॉर रुपीज 10 लाख और उस कार को मैं नेक्स्ट लेटेस्ट से 5 ईयर्स के लिए यूज करने वाला हूं, तो मैं मानकर चलता हूं कि आई एम यूजिंग दिस 10 लाख वैल्यू ओवर अन अमाउंट ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि हर साल मैं करीब 2-2 लाख रुपए जो है वो यूज कर रहा हूं उस कार के पूरी वैल्यू में से, राइट। तो ये एक डिप्रिसिएशन का तरीका होता है। अब डिप्रिसिएशन में एक अमाउंट जो डिप्रिशिएट किया जाता है किसी भी एसेट का, उसका सिंपल मतलब इस स्टैंडर्ड के अंदर दिया गया है कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। यानी कि जितने में आपने वो एसेट खरीदा और जितने में आप उसको पूरा यूज करने के बाद बेच दोगे, तो जो सैल्वेज वैल्यू मिलेगा, जो उसका रीसेल वैल्यू मिलेगा, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ओरिजिनल कॉस्ट में से, राइट। तो वो डेप्रिशिएबल अमाउंट है और इसी डेप्रिशिएबल अमाउंट को हम एलोकेट करते हैं ओवर द ईयर्स। नाउ यूजफुल लाइफ किसी भी एसेट की क्या होती है, दैट इज ऑल्सो बीइंग डिफाइंड अंडर दिस पर्टिकुलर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यूजफुल लाइफ का मतलब है वो पूरा टाइम, जिस टाइम वो एसेट एसेट को कंपनी यूज करने जा रही है, तो वो ऑल द पीरियड ओवर विच दिस एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज, उसको हम बोलते हैं यूजफुल लाइफ। ऑब्वियसली ड्यू टू सम एक्सीडेंट, ड्यू टू सम डिजास्टर, किसी भी वजह से वो जो यूजफुल लाइफ है वो काफी कम भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली हम मानकर एक एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ किसी भी एसेट की चलते हैं। इसके अलावा एक और तरीका क्या होता है यूजफुल लाइफ को मेजर करने का, दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज बीइंग डन बाय दैट पर्टिकुलर यूनिट। कुछ ऐसी मशीनरी हमारी फैक्ट्रीज के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर आती हैं जिसकी लाइफ ईयर्स में सेट नहीं होती, उसको कुछ सालों यूज करना, वैसे हम उसको डिफाइन नहीं करते हैं। हम बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर मशीन है, ये पर्टिकुलर जो यूनिट है, ये कितना प्रोडक्शन कर सकता है। अब वो प्रोडक्शन चाहे वो 1 साल में कर ले, चाहे वो 10 साल में करे, वो प्रोडक्शन जब तक पूरी होगी तब तक हम बोलेंगे इसकी यूजफुल लाइफ चल रही है। लेट अस से मैंने कोई मशीन खरीदी है विच मशीन मेक्स पेप्सी कैंस। अब वो एक जो मशीन है वो लगभग अपनी पूरी लाइफ में 10 लाख पेप्सी कैन बना सकती है। तो मैं क्या कहूंगा कि जब तक ये 10 लाख पेप्सी कैन नहीं बना देती तब तक ये मशीन जो है वो यूजफुल लाइफ के अंदर चल रही है। वंस दिस मशीन कंप्लीट्स 10 लाख पेप्सी कैंस, फॉर एग्जाम्पल इन एक ही साल में अगर 10 लाख पेप्सी कैन बना दिए तो इसका मतलब एक ही साल उसकी यूजफुल लाइफ थी, लेकिन अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा टाइम उसकी यूजफुल लाइफ है। वेरी क्लियर, राइट। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 ये सिर्फ टेंजिबल आइटम्स के साथ एसोसिएट करता है, यानी कि वो चीजें जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है। ये एसेट्स टेंजिबल होने चाहिए, इसके साथ साथ दे शुड बी यूजेबल फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड या एक से ज्यादा साल वो एसेट्स चलने चाहिए, तब जाकर पे उन पे डेप्रिसिएशन के जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि दोज एसेट्स which are in use for production of supply and of goods and services, only those assets are considered to be depreciated। सारे एसेट्स को डेप्रिशिएट नहीं करते हम। किन एसेट्स को डेप्रिशिएट नहीं करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16? वी विल नॉट अप्रिशिएट द डिप्रिशिएट द इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट को इस स्टैंडर्ड के हिसाब से डिप्रिशिएट नहीं करेंगे। उसके अलावा वो टेंजिबल एसेट्स जिनको 1 साल से भी कम समय के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड से भी कम टाइम के लिए हम यूज करने वाले हैं, उसको भी हम डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। सिमिलरली वी विल ऑल्सो नॉट डेप्रिशिएट दोज आइटम्स विच हैव बीन परचेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। अगर हम अपनी फैक्ट्री के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर कुछ सामान बस इसलिए खरीद रहे हैं कि उसको हम फ्यूचर में बेचेंगे, तब उसको भी डेप्रिशिएट नहीं किया जाता है, राइट। सिर्फ वो सामान डेप्रिशिएट किया जाता है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर आवर डेली ऑपरेशंस। क्लियर हो गया। इसके अलावा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में क्या बात लिखी हुई है, दैट ईच पार्ट ऑफ एन आइटम which has a cost that is significant in relation to the machine
that should be depreciated separately. For example, let us say मैंने कार खरीदी है, अगेन आई एम सेइंग आई हैव परचेज्ड रुपीज 10 लाख कार, राइट। लेकिन उस कार को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करवा करके उस कार के अंदर कुछ स्पेशल तरीके का इंजन लगवा देता हूं, एंड दिस इंजन हैज बीन मॉडिफाइड सेपरेटली, और उस इंजन की खुद की जो कीमत है दैट इज अराउंड 7 लाख, लेट अस से। सो ऑल्दो ये कार का 10 लाख मैंने कार खरीदी, फिर उस कार के इंजन को मॉडिफाई करवा के मैंने उसको 7 लाख का इंजन बना दिया। अब हुआ क्या है कि दिस कार एक्चुअली एंड दिस इंजन दे बोथ कैन नॉट ऑपरेट विदाउट ईच अदर। इंजन को ऑपरेट करना है तो कार में रखना पड़ेगा, और कार बिना इंजन के चलेगी नहीं, तो ये दोनों जो है वो एक ही मशीनरी के पार्ट हैं। लेकिन जब डेप्रिसिएशन की बात आएगी तो मैं ये पूरा 10 लाख प्लस 7 लाख को एक साथ डेप्रिशिएट नहीं करूंगा। मैं कार जो 10 लाख की थी इसको अलग से डेप्रिशिएट करूंगा, एंड इस इंजन को अलग से डेप्रिशिएट करूंगा डिपेंडिंग अपॉन इट्स ओन यूजफुल लाइफ। जितने साल तक इंजन काम करने वाला है उसकी जो कॉस्ट है वो अलग से डेप्रिशिएट होगी, कास्ट की जो कार की कॉस्ट है वो अलग से डेप्रिशिएट होगी। ये हम उन ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर मशीन का कोई भी पार्ट है and that part has a cost that is significant in relation to the total cost of the machine, तो हम उस पार्ट को अलग से डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हर पीरियड का जो डेप्रिसिएशन चार्ज है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। हम उसे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरह दिखाते हैं, खर्चे की तरह दिखाते हैं। इस वजह से ऑल द डेप्रिसिएशन दैट इज हैपनिंग दैट इंपैक्ट्स आवर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उस पर फर्क पड़ता है। डेप्रिसिएशन मेथड जो भी यूज करेंगे हम अपने ऑफिसेस और फर्म्स के अंदर, दैट शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच द एसेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। कोई एसेट ऐसा है जो अपनी पूरी यूजफुल लाइफ लगभग बराबर एफिशिएंसी से काम करेगा तो उस पर अलग डेप्रिशिएटिंग मेथड लगेगा। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो अपने शुरुआती 1-2 सालों के अंदर, इन द इनिशियल 1 और 2 और 3 इयर्स, दे गिव अ मच बेटर परफॉर्मेंस, एंड इन द लास्ट 2, 3, 4, 5 इयर्स दे डू नॉट गिव दैट ग्रेट परफॉर्मेंस, तो उन पे अलग तरीके का स्टैंडर्ड जो है वो लगेगा, अलग तरीके का मेथड लगेगा। तो किस तरीके का डेप्रिशिएटिंग मेथड हमें किस मशीनरी के लिए यूज करना है, दैट वी विल ऑल्सो हैव टू चूज वेरी केयरफुली। नेक्स्ट, what are the methods allowed under this particular standard? स्ट्रेट लाइन मेथड अलाउड है, डिमिनिशिंग बैलेंस या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड अलाउड है, इसके अलावा यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड अलाउड है। दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन विच आर अलाउड इन दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, जो भी मेथड आप यूज कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली पीरियड बाय पीरियड यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक मशीन के ऊपर पहले साल में स्ट्रेट लाइन लगाया, दूसरे साल में उसमें डिमिनिशिंग वैल्यू का लगा दिया है, तीसरे साल में यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन लगा दिया है। जो मेथड आप एक बार यूज कर रहे हैं एक मशीनरी के लिए, एक एसेट के लिए, उसको पूरी लाइफ में उसी तरीके से यूज करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी देखना चाहिए कि डेप्रिसिएशन के जो मेथड यूज हो रहे हैं, जो भी डेप्रिसिएशन का रेट्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अपनी मशीन के ऊपर, ये सारी इंफॉर्मेशन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज करें। That how we are depreciating our assets, that should also be disclosed in the final statement, right? So these are all the provisions जो accounting standard 16 के अंदर हमें बताई गई हैं। फिर आता है हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 38। जैसे 16 नंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन टेंजिबल एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन की बात कर रहा था, इन टेंजिबल एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 38 के अंदर बताया गया है। इस प्रोसेस को एमोर्टाइजेशन भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो जब हम इनटेंजिबल एसेट्स का कॉस्ट, उसकी जो वैल्यू है वो उनके पूरी यूजफुल लाइफ में एलोकेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एमोर्टाइजेशन, राइट। तो जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स हैं उसमें उनको किस तरीके से उनका कैरिंग अमाउंट हमें मेजर करना है, वो सारी चीजें हमें स्टैंडर्ड से पता लगती हैं। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट? दिस इज बेसिकली द बुक वैल्यू of the asset, of the intangible asset. Next, the amortization methods and the techniques, all of them they should be disclosed in the financial statements। वो सारी चीजें जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में टेंजिबल एसेट्स के लिए जो जो प्रोविजन रखे गए हैं, वैसे ही प्रोविजन इन टेंजिबल एसेट्स के लिए हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अंदर भी रखे हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, ये हमारे ओल्डर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो सेट है, वहां पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो सारी चीजें थी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 से गवर्न हो रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 था which was talking about depreciation, then it was succeeded by the Indian accounting standard number 16। ये इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, दोनों नंबर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये 10वां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता था जो अर्लियर एग्जिस्ट कर रहा था? अगेन द डेफिनेशन ऑफ पीपी, सारे टेंजिबल आइटम्स जिनको हमने क्यों रखा है, सप्लाई और प्रोडक्शन के लिए, जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई है प्रोडक्शन के लिए, और इसको हमने रीसेल के लिए नहीं रखा है, और हम 12 महीने से ज्यादा के लिए हम उसको यूज करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू यूज दैट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। सो दैट इज वाई ऑल दीज कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, तब हम बोलेंगे कि ये हमारा एक फिजिकल टेंजिबल डेप्रिशिएटिंग एसेट है। अब उसको डेप्रिशिएट करने के लिए हम पीपीवी कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो भी उस एसेट से आते हैं वो सारे अगर एंटरप्राइज को, ऑफिस को मिलने हैं, तब हम उसे डेप्रिशिएट करेंगे।
करेंगे। वो कॉस्ट जो आइटम का है वो रिलायबली मेजर्ड होना चाहिए। हमारे पास पूरा एक, जब हमने इसको परचेज किया था उसका क्या कॉस्ट था वो हमें क्लियरली पता होना चाहिए। एंड एनी एसेट इट शुड बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट। उसके अंदर उसकी परचेज कॉस्ट भी आएगी, उसके अंदर उसे इंस्टॉल करने के लिए और जो भी खर्चे आपको करने पड़े हैं, जो भी यूजेबिलिटी आपको लगानी पड़ी है, वो सारी चीजें उसके अंदर जो है वो कैलकुलेट होंगी। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर दैट वेन एवर यू परचेज एंड इंस्टॉल एन एसेट, तो उसको खरीदने में आने वाला कॉस्ट, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आने वाला कॉस्ट, उसको अपनी ऑफिस के अंदर वर्कशॉप के अंदर इंस्टॉल करवाने में जो कॉस्ट आएगा, कुछ इंजीनियर्स बुला करके कुछ वेजेस आपको पे करनी पड़ेंगी टू इंस्टॉल दैट मशीन, ईच एंड एवरी कॉस्ट that is incurred for the first time to make that asset usable is a part of your is a part of the cost of that asset, और वो सारे की सारी कॉस्ट जो है वो डेप्रिशिएट होगी ओवर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एंड नेसेसरी कॉस्ट, और उसको डिसमेंटल करने में भी जो पैसा लगेगा, उसको अनइंस्टॉल करने में भी जो खर्चा आएगा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीनरी। डे टू डे सर्विसिंग, डे टू डे मेंटेनिंग, डे टू डे क्लीनिंग, ये सारी चीजें जो हैं वो आपके डेप्रिशिएबल कॉस्ट के अंदर नहीं आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ईच पार्ट ऑफ एन आइटम जिसका कॉस्ट उस पूरी मशीन के कंपैरिजन में काफी सिग्निफिकेंट है, उसको हम अलग से डेप्रिशिएट करते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। एंड अगेन एनी डेप्रिशिएबल अमाउंट वो सिस्टमेटिकली उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर एलोकेट हो जाता है, और उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर वो सारा डेप्रिशिएशन कॉस्ट जो है उसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं। क्लियर? बैलेंस शीट में जो भी एसेट की रेसिडुअल वैल्यू होगी वो बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। तो जब भी हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, वी आर चार्जिंग अ डेप्रिशिएटिंग कॉस्ट। ये कॉस्ट कहां से चार्ज हो रही है? ये कॉस्ट चार्ज हो रही है वैल्यू ऑफ एसेट से। तो होगा क्या, वैल्यू ऑफ एसेट कम होता जाएगा और ये कॉस्ट जो है वो साल दर साल लगती जाती है। तो यानी आई हैव परचेज्ड अ कार लेट अस से फॉर 10 लाख, एंड फॉर एवरी ईयर आई एम डेप्रिशिएटिंग द अमाउंट ऑफ दैट कार बाय 1 लाख। मैं हर साल उस कार को यूज करके उसका वैल्यू जो है 1 लाख कम कर देता हूं। तो कार की वैल्यू 1-1 लाख कम होती जा रही है एवरी ईयर, और 1 लाख का मेरा डेप्रिशिएटिंग कॉस्ट लगता है हर साल। तो मैं अपनी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर अपने एक्सपेंसेस के, अपने खर्चे के अंदर मैं दिखाऊंगा 1 लाख का कॉस्ट जो आ रहा है मेरे डेप्रिसिएशन की वजह से, और मेरी बैलेंस शीट में मैं हर साल दिखाऊंगा कि कार की जो वैल्यू है वो 1 लाख कम होती जा रही है। फर्स्ट ईयर इट वाज 10 लाख, नेक्स्ट ईयर इट वाज 9, नेक्स्ट ईयर इट वाज 8 लाख, राइट? नेक्स्ट, एनी चेंज विच इज देयर इन आर अकाउंटिंग एस्टिमेट या डेप्रिसिएशन करने के तरीके में भी अगर कोई चेंज आता है तो वो सारी चीजें हमें डिस्क्लोज करनी होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। एंड द मेथड दैट वी आर यूजिंग फॉर डेप्रिसिएशन, ये भी जो मेथड है उस एसेट की यूजफुल लाइफ को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सारी जो बातें हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 में देखी हैं, वही सारी बातें यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 के अंदर भी लिखी गई हैं। यही एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 को ही थोड़ा सा रिवैम्प करके, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 बनाया है। यहाँ पर भी आपको स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, या फिर वेटेड डाउन मेथड, या फिर आपको यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, यही 3 मेथड यूज करने की परमिशन रहती है इन ऑर्डर टू डेप्रिशिएट योर एसेट। नाउ बिफोर कंक्लूडिंग दिस वीडियो, लेट अस ट्राई टू आंसर दीज वेरी सिंपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज पर्टिकुलर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 से जुड़ा हुआ सवाल है। लेट अस लुक एट द स्टेटमेंट्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स आउट ऑफ द गिवन 4. Depreciable amount is the cost of an asset or other amount substituted for its cost less than its residual value. Yes, depreciable amount को हमने देखा क्या होगा, वो asset का cost है। Any other amount substituted for cost का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि the cost of the asset is there, that is the purchase price. इसके अलावा कोई और cost भी उसके साथ associated होगी, उसमें cost of transport होगा, उसमें कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन होगा, उसमें लेटेस्ट से कॉस्ट, कोई लाइसेंस लेना है या कोई रेगुलेटरी परमिशंस लेनी है तो उसके लिए भी आपको कॉस्ट पे करना पड़ा होगा। ये सारी कॉस्ट जो है वो उस एसेट का कॉस्ट बन जाती है, राइट? तो ये सारी कॉस्ट माइनस द रेजिडुअल वैल्यू दैट विल गिव अस द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ दैट एसेट. Next, this standard does not apply to property, plant and equipment classified as held for sale. Any asset that is classified for held for sale, that means it is meant for resale. हम कोई भी ऐसा एसेट जो रीसेल के लिए लाया गया हो उसको डेप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. This does not apply to any item which is there for resale. Carrying amount is the amount at which an asset is recognized after deducting any accumulated depreciation and accumulated impairment losses. तो carrying amount क्या होगा? वो अमाउंट जो एसेट का हम रिकॉग्नाइज करते हैं आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन एंड accumulated impairment losses, उनको एक बार हम डिडक्ट कर दें तो बुक के अंदर, अकाउंट बुक्स के अंदर जो उस एसेट की वैल्यू है उसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट या उसको बोलते हैं बुक वैल्यू. दैट इज वन एंड द सेम थिंग. Next, any impairment loss is the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. कि कैरिंग अमाउंट अगर एसेट का उसके रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है तो वो जो लॉस होगा उसको हम बोलेंगे इंपेयरमेंट लॉस. मतलब क्या हुआ?
let us take this again, the same example of my car. I purchased the car for 10 lakh rupees, and after the end of 5 years, मैं मानकर क्या चल रहा था कि मैं उस कार को after the end of 5 years I will sell it for, let us say, 50,000 rupees. ठीक है, 5 साल या काम करने के बाद वो कार को लेटेस्ट है मैं 50,000 में बेच दूंगा, लेकिन मेरी जो बुक वैल्यू है कार की, जो मेरे 5 साल के बाद बची, मेरे डेप्रिसिएशन मेथड की वजह से जो भी बुक वैल्यू मैंने यूज की थी, उस बुक वैल्यू में मेरी कार की जो वैल्यू बच रही है वो कितनी बच रही है? वो बच रही है 1 लाख रुपीज, लेटेस्ट से। ठीक है, ईच ईयर आई वॉज डेप्रिशिएटिंग माई कार बाय सम अमाउंट, एंड आफ्टर द एंड ऑफ 5 years माई कार्स वैल्यू वॉज लेफ्ट एट 1 लाख रुपीज इन माई अकाउंट बुक्स। लेकिन जब मैं उसको बेचने गया तो मुझे पूरे 1 लाख रुपए नहीं मिले, मुझे कितने मिले? मुझे 50,000 रुपीज मिले। तो मेरी अकाउंट बुक्स के हिसाब से भी मुझे 50,000 का और लॉस हो गया। ये जो 50,000 का लॉस हुआ इसको मैं बोलूंगा इम्पेयरमेंट लॉस, right? So this is the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, right? So correct answer क्या होगा यहाँ पर? Correct answer will become option number C, 1 2 3 4, all the statements are correct. Next, which of the following methods of depreciation are allowed to be used under accounting standard number 10? AS 10 में और इंडिया 16 में 3 अकाउंटिंग मेथड यूज करने की हमें परमिशन दी गई है: स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड. So 1 2 and 3 is the correct answer. Option number C is the right answer, right? So that is all for today, and in this video we have revised the 3 accounting standard: Indian accounting standard number 16 and 38, and accounting standard number 10, which were talking about depreciation over the PPE or tangible and intangible assets. So that's it for this video. पढ़ते रहो, जय हिंद एंड जय भारत.